नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऐसे ही कुछ भारत के एक विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे, जिसके लिए एक एक्सपर्ट हमारे दोस्त जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड गाय हैं और इनको देश दुनिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही रुचि रही है जानने में, अपने देश से लेके दूसरे देश के बारे में। तो इन एक्सपर्ट से जानेंगे कि अभी हाल ही में कश्मीर में एक लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो उनके बाद उससे जानेंगे कि इससे देश को क्या फ़ायदा पहुंचेगा और किस हद तक वो कारगर साबित होगा अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। तो बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया है। और देखिए, सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू संभाग में, तो वहाँ पे है कि दुनिया में सेकंड सबसे लार्जेस्ट लिथियम का भंडार मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ा भंडार अभी तक है तो चिली के पास है। वो चिली का है कि 1.35 करोड़ मिलियन टन है। और भारत के पास है कि भारत के पास उसके बाद सेकंड है। अगर हम लोग का लिथियम का भंडार अगर एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है तो उसके बाद भारत में हो जाएगा कि दुनिया में दूसरा सबसे लार्जेस्ट स्टॉक हम लोग के पास होगा। और इसको बोला जाता है, लिथियम को बोला जाता है वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड इस सेंस में कि जो भी अभी मोबाइल फ़ोन में, ट्रैक्टर में, गाड़ी में, किसी भी तरह के बैटरी वगैरह जो भी यूज होता है, या फिर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या फिर जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी बोल रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोजन पे चलेगा गाड़ी या फिर बैटरी। तो अभी हाइड्रोजन ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो हाइड्रोजन ट्रेन हो गया। इसके अलावा जो भी बैटरी चालित जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम का यूज होता है बैटरी बनाने में। और हम लोग का अभी पूरा 100% बैटरी जो है लिथियम जो है वो चाइना से इम्पोर्ट होता है। और इसका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था 26 साल पहले इसका सर्वे किया था और 26 साल से मिनिस्ट्री जो था फाइल को दबा के रखे हुआ था। तो अभी उसको कंफर्म करके निकाला गया है। आप देखिए कि 1-2 साल में उसको अगर मतलब मिनरल्स अगर निकलना शुरू हो जाता है तो हम लोग जो है लिथियम के एक्सपोर्टर बन जाएगा। अभी जो लिथियम इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग के देश का क्या है कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपया साल का इंपोर्ट बिल में चला जाता है तेल में। तो हम लोग अगर तेल से अगर इलेक्ट्रिसिटी पर अगर हम ये करते हैं, अगर ट्रांसफॉर्म करते इकोनॉमी को, तो हम लोग का क्या है कि फॉरेन करेंसी भी बच जाएगा देश का। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जब भी एनर्जी कंज्यूम करने में होता है कि गल्फ कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री होगा, उसका प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो फिर जब लिथियम और अभी हाल ही में रूस और रसिया और यूक्रेन का जो वार हुआ है, तो इसमें मतलब क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा मतलब एक टेम्पटेशन आ गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गया है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस में कि यूरोपियन कंट्री में 60-70% इंक्रीज किया प्राइस। और भारत पहले से ही डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे तेल के मामले में। अब भारत में कि 80-85% क्रूड ऑयल जो था इम्पोर्ट होता है। अपने देश में क्या है कि क्रूड ऑयल 100 85% तक इम्पोर्ट होता है। और हम लोग 100% डिपेंडेंट है या तो सऊदी अरब पे, इराक पे, ईरान पे या फिर रूस वगैरह पे। और उसमें भी मेन मुद्दा ये उठ के आता है कि हम लोग अगर इराक से तेल लेते हैं तो अमेरिका को दिक्कत हो जाती है। तो मतलब बहुत सारा पहलू है इसमें कि एक क्या करते हैं वैश्विक जो टेंशन पैदा हो जाता है उसके कारण वो भी थोड़ा सा सहना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा आपके हिसाब से ये लिथियम जो हम लोग को अभी मिलेगा। हाँ, तो इसमें जैसे गडकरी जी बोल रहे थे कि हम लोग फ्लैक्स इंजन पे जो आ रहे हैं, तो फ्लैक्स इंजन में था कि 20% तक पेट्रोल में क्या है कि एथेनॉल मिलाया जाए। तो एथेनॉल मिलाने से क्या होता है, फ़ायदा है कि इंजन जो होता है वो भी फ्लैक्स कर जाएगा और हम लोग के यहाँ जो गन्ना होता है या फिर चावल वगैरह जो वेस्ट जाता है तो वेस्ट नहीं जाएगा और उससे एथेनॉल बन जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी है कि उससे प्रमोट करेगा हम लोग का। और बिहार में भी कई जगह पे है कि प्लांट ऑपरेशन शुरू हो गया है इथेनॉल बनना। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 आते 20% इथेनॉल मिलाने का जो अचीवमेंट टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट लगा हुआ है। और हम लोग का पहले क्या था कि तेल जो इंपोर्ट होता था ईरान से सस्ता तेल पड़ता था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में सरकार ईरान से तेल इंपोर्ट बंद कर दिया। रशिया से भी सस्ता तेल आ रहा है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। वो अलग बात है कि रशिया हम लोग को थोड़ा डिस्काउंट पे दे देता है तेल। लेकिन हम लोग अब क्या कि अब सपोज कि जब वॉर सिचुएशन आ जाए चाइना के साथ और तेल सप्लाई अगर हिंद महासागर में बंद हो जाता है, फिर उसमें सरकार क्या कर सकती है? सही बात है। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उभर के आता है कि अगर मान लीजिए अभी अगर चाइना से वार हो जाए तो इस सब के मद्देनज़र हमको कुछ कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा
इस पे हाँ। भारत को संज्ञान में लेना पड़ेगा। हाँ, क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी वगैरह पे जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 45 गीगावाट तक हम 2030 तक लेके चले। और बहुत सारे मतलब ये पहलू से देखा जाए तो भारत इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मतलब अग्रसर रहा है। और देखिए कि आप ट्रेन का जो है बहुत ज़्यादा मतलब 100% विद्युतीकरण हो हाँ, चुका तो है। अब देखिए क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया के लीड में बना है और उसमें भी काम हो रहा है। हम लोग हाइड्रो पावर में हो गया, विंड एनर्जी में हो गया और इसके अलावा सोलर एनर्जी हो गया। तो इस सब में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पड़ोसी देश पाकिस्तान कहीं देख लीजिए आप कि उसके पास अभी तेल खरीदने का पैसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा रिफाइनरी है, डॉलर नहीं होने के कारण बंद हो गया है। अभी पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसको अगर LOC से अगर ड्यूरन लाइन पर अगर उसको बटालियन मूव कराना है तो उसके लिए उसके पास में एक ब्रिगेड मूव कराने के लिए पैसा नहीं है और न तेल है। और यही तो इसका सिचुएशन जो क्राइसिस हुआ है पाकिस्तान में, तो इस पे आप क्या मतलब देना चाहेंगे राय अपना कि किस तरह से उसका ये बर्बाद हुआ पाकिस्तान, इस हद तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? तो पाकिस्तान को इस हद तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो पाकिस्तान की आर्मी है और वहाँ की फौज और ISI जो है वही है। चाइना का क्या कुछ हाथ है इसमें? चाइना तो खैर भस्मासुर है, वो जिसके साथ दोस्ती करे। श्रीलंका का आप देख रहे हैं कि श्रीलंका को 10% का कमर्शियल रेट पे लोन दिया और श्रीलंका जो चाइना से लोन लेकर हामाटाटा बंदरगाह बनाया। अभी देखिए कि बंदरगाह को श्रीलंका को इसको मतलब लीज पे ले लिया, 99 साल का लिया। पाकिस्तान एक रिपोर्ट में निकल के आया था सामने कि चाइना का जो एक पॉलिसी है कि कोई भी देश में घुस जाने का और उसमें उसको इतना ज़्यादा कर्ज दे दो कि वो कर्ज चुकाने में समर्थ ना हो सके और उसके सारे प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर। देखिए चाइना का क्या है कि करप्शन उसके लाइफ स्टाइल का पार्ट है। करप्शन के कारण वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पर कि करप्शन एलिट क्लास में जो करप्शन मौजूद हो। जैसे पाकिस्तान में देख लो, उसका टॉप एलिट जो करप्ट है। श्रीलंका में भी था कि टॉप एलिट महिंद्रा राजपक्षे सरकार जो था तो टॉप क्लास को करप्शन के कारण पैसा खिला करके। नेपाल में देखिए कि KP शर्मा ओली वगैरह का जो गवर्नमेंट था उसमें क्या था, हनी ट्रैप का जो मामला आ रहा था तो चाइनीज एम्बेसडर जो थे महिला फीमेल एम्बेसडर, तो हनी ट्रैप का ही मामला था उसमें कि टॉप क्लास जो है उसको पैसा खिला दिया जाए और उसके बाद अपने हिसाब से उसमें काम किया जाए। वही काम उसने पाकिस्तान में किया। और पाकिस्तान को समझ लीजिए कि 10% कमर्शियल रेट पे हम लोग लोन लिए थे नेपाल जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो 0.01% के इंटरेस्ट रेट पर, और हम लोग से 100 गुना रेट मतलब 10% के कमर्शियल रेट पे उसको चाइना लोन दे रहा, जो कि कहीं से भी वाइबल नहीं है। वही तो ये सब मतलब खास चर्चा आज हुई है हमारी एक्सपर्ट से, तो ये जानने के लिए मतलब और जुड़ी